आज हम लोड ड्यूरेशन कर्व या भार अवधि वक्र के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में जो पावर सिस्टम का जो हमने वीडियो देखा था उसमें तैथिक भार का कर्व, तैथिक भार वक्र या क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व के बारे में पढ़ा था। वो बहुत ही सिंपल लोड कर्व होता है, जिस तरह से समय दिया हुआ होता है 8 बजे से लेके 12 बजे तक कितना लोड है, 12 बजे से लेके 2 बजे तक कितना लोड है, इसको हम मार्क कर लेते हैं और उसी हिसाब से कर्व बना देते हैं। अब उसी क्रम में एक और वक्र बनता है उसी डाटा से, वो कहलाता है लोड ड्यूरेशन कर्व। तो लोड ड्यूरेशन कर्व और तैथिक भार वक्र में सिर्फ प्रेजेंटेशन का फ़र्क है। उस दिखने में वो अलग अलग होते हैं लेकिन डाटा उसमें एक ही होता है, दोनों का क्षेत्रफल समान होता है, दोनों के घंटों की अवधि समान होती है, लेकिन दोनों अलग अलग इसलिए होते हैं कि ये लोड ड्यूरेशन कर्व जो होता है वो ज़्यादा प्रेजेंटेबल होता है, उससे हम ज़्यादा आसानी से अपने इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं, अपने जानकारियों को सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये लोड ड्यूरेशन कर्व जो होता है या भार अवधि वक्र जिसको हिंदी में कहते हैं, वो घटते हुए क्रम में बनना है। सबसे पहले वो भार आएगा जो सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा भार है उसको सबसे पहले लेंगे। लेकिन तैथिक भार वक्र इस तरह का नहीं होता। तैथिक भार वक्र जो होता है वो जिगजैग फैशन में होता है। हो सकता है सबसे पहले कम भार हो, उससे बाद अधिक भार हो, इस तरीके से भार जो है ऊंचे नीचे घटते बढ़ते क्रम में होता है। लेकिन लोड ड्यूरेशन कर्व में इसकी दिशा एकदम स्पष्ट होती है, निश्चित होती है। शुरुआत अधिक भार से होगी और धीरे धीरे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में या घटते हुए क्रम में चलते जाएंगे और ये जो है न्यूनतम स्तर आखिर में दिखाई देगा। तो जैसा कि स्पष्ट हो गया, मान लीजिए एक उदाहरण किससे हम लेते हैं कि रात के 12 बजे को हम 0 आवर्स कह लेते हैं। तो 0 बजे से 4 बजे तक 5 मेगावाट का भार किसी संयंत्र पर लगा है। जैसे तैथिक भार वक्र किसी संयंत्र का भी बन सकता है और किसी लोड का भी बन सकता है, किसी जीएसएस में भी बन सकता है, सभी जगह पे वक्र बन सकते हैं। तो इसी तरीके से हम लेते हैं कि किसी मान लीजिए पावर प्लांट में, शक्ति संयंत्र में भार रात के 12 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक 5 मेगावाट है। उसके बाद 4 बजे से लेके 8 बजे तक 15 मेगावाट है। 8 बजे से 16 बजे यानी शाम के 4 बजे तक ये 20 मेगावाट है और शाम के 4 बजे से लेके रात के 12 बजे तक फिर 5 मेगावाट है। तो इस तरह से हम देखते हैं एक क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व। तो हम सहजता से रात के 12 बजे से शुरू करते हैं, जिसको 0 आवर्स भी लिख सकते हैं हम। 0 से 4 तक 5 मेगावाट का भार हो गया। उसके बाद 4 बजे से 8 बजे तक ये 15 मेगावाट का भार हो गया। 8 बजे से 20 बजे, 8 बजे से 16 बजे यानी शाम के 4 बजे तक, दिन में सुबह 8 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक 20 मेगावाट का भार हो गया। और लास्ट में शाम के 4 बजे से लेके रात के 12 बजे तक फिर 5 मेगावाट का भार हो गया। तो इस तरीके से हम वक्र को आसानी से, तैथिक भार वक्र हो गया। अब इसी का यदि हम लोड ड्यूरेशन कर्व बनाने की कोशिश करें तो लोड ड्यूरेशन कर्व में क्या होगा कि उसी तरीके से हम घंटे इसमें शो करेंगे, लेकिन ये हमेशा घंटे 0 से शुरू करके, और पहले तो हम बजे के हिसाब से घंटे मार्क करते थे, अब बजे के हिसाब से नहीं करेंगे। घंटे जो है लगातार बढ़ते हुए क्रम में मार्क कर दिए जाएंगे। तो 0 से लेके 24 घंटे का ये भार वक्र बन रहा है। तो 0 से लेके 24 घंटे का हम इसमें एक एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम मार्क कर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अधिकतम भार कितना है। तो अधिकतम भार हम देखते हैं कि इसमें 20 मेगावाट का है। अब ये देखेंगे कि 20 मेगावाट का भार कितने समय है। तो 20 मेगावाट का भार 8 घंटे तक रहता है। तो हम 8 घंटे का मार्क करते हुए उसको 20 मेगावाट से मार्क कर लेंगे
और एक पहली बार इसमें जो बनेगी वो 8 मेगावाट की 8 घंटे के लिए 20 मेगावाट की बनेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम देखेंगे इसमें नेक्स्ट भार कितने मेगावाट का है, तो वो हम देखेंगे कि इसमें 15 मेगावाट का भार इसमें दिखाई दे रहा है। इस 15 मेगावाट का भार अब कितने समय है, हम देखते हैं कि ये सिर्फ 4 घंटे के लिए 15 मेगावाट का भार है। तो अब इस स्थिति में हम क्या करेंगे कि 4 घंटे को मार्क करेंगे और 15 मेगावाट की लाइन इस 4 घंटे के लिए बना देंगे। तो ये सेकंड जो लाइन बन, सेकंड जो कॉलम बना हमारा वो 15 मेगावाट का बना। पहला कॉलम 20 मेगावाट का था, 20 मेगावाट 8 घंटे तक रहा, उसके बाद 15 मेगावाट रहा, ये 4 घंटे रहा, उसके बाद 5 मेगावाट जो है वो अब हम देखते हैं 5 मेगावाट 2 बार आ रहा है। एक तो शुरू में आता है रात के 12 बजे से प्रातः 4 बजे तक, तो एक तो 5 मेगावाट वहाँ आ गया, एक 16 बजे से लेके 24 बजे तक। 16 बजे का मतलब हो गया रात के 8 बजे से लेके 24 बजे तक, तो यानी 8 घंटे तो शाम को हो गया और लास्ट में हो गया शाम को 8 बजे से लेके और 24 बजे तक, और 4 घंटे ये सुबह हो गया रात के 12 बजे से 4 बजे तक। तो इस तरीके से 5 मेगावाट लोड जो है टोटल 12 घंटे रहा। तो इसमें इससे मतलब नहीं कितने बजे रहा क्या रहा, हमको ये देखना है कि उसकी अवधि कितनी रही। ये अवधि भार वक्र ड्यूरेशन जो है वो हमें चेक करनी है। तो ड्यूरेशन जो है 5 मेगावाट की इसमें 24 घंटे आई, तो 24 घंटे से इससे मार्क कर देंगे और इस तरीके से हम देखेंगे कि ये 12 बजे से लेके 24 बजे तक इसकी ड्यूरेशन होती है। तो इस तरीके से स्थैतिक भार वक्र की सहायता से हम लोड ड्यूरेशन कर्व भी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान होता है, लेकिन इससे अगर हम घंटों को चेंज कर दें, मान लीजिए कि हम 1 महीने का लोड ड्यूरेशन कर्व बना रहे हैं, तो नेचुरली उसमें 24 × 30 यानी 720 घंटे हो गए। उसी तरीके से मान लीजिए हम 0 से लेके और 8760 घंटों के लिए यदि वार्षिक भार का वक्र बनाते हैं, तो उसके अंदर वो वार्षिक भार वक्र हो गया, उसमें घंटों की संख्या 8760 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम मासिक लोड ड्यूरेशन कर्व बना सकते हैं, ईयरली लोड ड्यूरेशन कर्व बना सकते हैं, यानी मासिक भार वक्र या वार्षिक भार वक्र भी इसके द्वारा बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने समझने की प्रयास किया है कि किस प्रकार से किसी क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व से कोई लोड ड्यूरेशन कर्व बनाया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि इससे लाभ क्या होता है, इसको बनाने की आवश्यकता क्या होती है। तो इसके बनाने की आवश्यकता, सबसे पहले तो हम इससे बहुत आसानी से भार गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। भार गुणांक बहुत आसान है, जैसा हमने पहले भी अध्ययन किया था कि औसत भार में यदि हम अधिकतम भार का भाग दे दें तो भार गुणांक आ जाता है। अब औसत भार निकालना है तो औसत भार निकालना भी बहुत आसान है। टोटल ड्यूरेशन में टोटल जो हमारा कर्व बना उस कर्व का हम एरिया निकाल लें तो टोटल एनर्जी प्रोड्यूस यानी कुल ऊर्जा का उत्पादन उस ड्यूरेशन में कितना हुआ वो हमारे पास आ जाएगा। उसमें यदि हम घंटों का भाग दे दें तो औसत भार आ जाएगा, औसत भार प्रति घंटे के लिए। तो इस स्थिति में हम बहुत आसानी से ये टोटल इसका एरिया निकाल लेंगे, एरिया में 24 का भाग दे देंगे तो औसत भार हो गया। औसत भार को अधिकतम भार से जब भाग दे देंगे तो भार गुणांक आ जाता है। भार गुणांक किसी भी पावर प्लांट के लिए, किसी भी स्टेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वक्र होता है। अब ये तो इसका पहला लाभ हो गया। दूसरा होता है कि विभिन्न इकाइयों के बीच जो वितरण है वो किस प्रकार से हो रहा है, इसका विभिन्न इकाइयों के बीच में इसका भार किस किस प्रकार से चल रहा है, इसको हम आसानी से इस लोड ड्यूरेशन कर्व के द्वारा दर्शा सकते हैं। इससे हमें आसानी से पता चल जाएगा कि कितने घंटे तक कितना भार
रहता है। जो लोड क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व है उसमें हमें बार बार कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 4 घंटे कहीं हो गए, 2 घंटे कहीं हो गए, आधा घंटा कहीं हो गया। इसमें सारा का सारा कंसोलिडेटेड फॉर्म में हमें एक बार में दिख जाएगा कि हमें अधिकतम भार कितना है, उसके बाद भार कितना है, तो कब हमें 1 यूनिट चलानी है, कब हमें 2 यूनिट चलानी है, एंड सो ऑन। इसके बाद यदि हम 0 से लेके 8760 आवर्स यानी 87 से 60 घंटे के लिए बनाएंगे तो ये वार्षिक भार वक्र बनेगा। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि क्षेत्रफल यदि हम ज्ञात करेंगे तो तैथिक भार वक्र का और भार अवधि वक्र का एक सा बिल्कुल बराबर क्षेत्रफल आएगा, क्योंकि बेसिकली कर्व वही है, सिर्फ उसका प्रेजेंटेशन का फ़र्क है। वहाँ हम समय के हिसाब से लोड को वेरिएशन देख रहे हैं, या हम अधिकतम भार कितने घंटे है, उससे कम भार कितने घंटे है, और इस तरीके से इस क्रम में इसको देख रहे हैं। तो ये भार वक्र ज़्यादा प्रेजेंटेबल है, ज़्यादा एप्रोप्रिएट है, और इस भार वक्र को हमेशा बनाया जाता है। सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व बनाते हैं, उसके बाद लोड ड्यूरेशन कर्व बनाते हैं। परीक्षा में भी दोनों कर्व एक साथ भी आ सकते हैं और कोई एक वक्र भी पूछा जा सकता है। ये बहुत ही आसान प्रश्न होता है, हम ग्राफ पेपर पे इसको आसानी से बना सकते हैं। इसको मैं एक चित्र के द्वारा, जो मैंने चित्र भी आपको समझाने की कोशिश की, उसी चित्र की फ़ोटो भी इस वीडियो में लगाने का प्रयास करता हूँ। इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपके ये बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से तैथिक भार वक्र की को हम लोड ड्यूरेशन कर्व में परिवर्तित कर सकते हैं। इस भार वक्र को सामान्यतया ग्राफ पेपर पे ही बनाया जाना चाहिए। यदि आपके पास ग्राफ पेपर उपलब्ध नहीं है तो आप इसको कॉपी में भी बना सकते हैं। भार ड्यूरेशन वक्र में यदि हमें एनर्जी निकालनी है तो इसका पूरा क्षेत्रफल जो है वो हमें निकालना पड़ेगा। क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान है, ये स्तंभाकार रूप में वक्र बना हुआ है। तो इसमें जो अधिकतम जो भार है और कितने घंटे है उसका हम गुणा कर देंगे तो हमारे पास इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। जैसे 20 मेगावाट जो है वो 8 घंटे, तो 20 को 8 से गुणा कर दिया, उसके अंदर 15 मेगावाट जो है वो 4 घंटे है, तो 15 इंटू 4 कर दिया, प्लस 5 मेगावाट 12 घंटे है। तो कुल मिला के हम देखते हैं कि 24 घंटे का कर्व बन गया। तो 20 इंटू 8 ये 160 मेगावाट आवर हो गए। उसके बाद 15 इंटू 4 60 मेगावाट आवर हो गए, और 12 इंटू 5 ये भी 60 मेगावाट आवर हो गए। इन सबको जोड़ देंगे तो ये हो गया 280 मेगावाट आवर। तो टोटल एनर्जी निकालना बहुत आसान है। इससे यदि हम औसत भार निकालें तो 280 को हम औसत भार जो 24 घंटे के लिए है 24 से भाग दे देंगे तो हमारे पास इसका औसत भार भी आ जाएगा। जैसे इसको काटने की कोशिश करें तो ये 4 से काटा तो 6 और 70, और इसको फिर फर्दर डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 35/3, तो ये हो गया 11 सही 11.66
मेगावाट इसका औसत भार हो गया। उसी तरीके से यदि हम भार गुणांक निकालना है तो 11.66 को 24 से इस अधिकतम भार यानी 20 से भाग दे दें तो इसका भार गुणांक आ जाएगा। तो भार गुणांक इस स्थिति में 0.56 के आसपास आता है। तो इस तरीके से हम लोड ड्यूरेशन कर्व की मदद से सभी पैरामीटर्स को ज्ञात कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपके लोड ड्यूरेशन कर्व समझ में आ गया होगा।